हम बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स का एक पार्ट का वीडियो मैंने बना दिया है। उस पार्ट के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ देख लिया था, व्हील हेल्मी समीकरण देख ली थी। उसी का फर्स्ट ऑर्डर का एक छोटा सा पार्ट रह गया था, इंटरवल फॉर्मूला, जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, अंतराल सूत्र। कभी ये क्या होता है, ये बोला जाता है कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता नहीं दी गई हो, इनिशियली कंसंट्रेशन का पता नहीं हो हमको, तो भी अपन उस अभिक्रिया का वेग नियतांक K1 को परिकलित कर सकते हैं, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई अभिक्रिया है जिसके अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ऐसे, तो अपन ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखी थी। मैं बोलूं कि दो अलग अलग टाइम पर उस रिएक्शन के अंदर अलग अलग टाइम पर उसकी कंसंट्रेशन अगर पता कर लें अपन, जो अपघटित होने वाली कंसंट्रेशन है उसका पता चल जाए, तो अपन उस अभिक्रिया का जो K1 है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बोला, माना कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर जो अभिक्रिया हो रही है उसमें दो टाइम देंगे, T1 समय पर मैं बोल रहा हूं इसके x1 मोल अपघटित हो चुके। जब x1 मोल अपघटित हो जाएंगे, अपन लिखते थे 0 पर, तो वहां पर a लिखते थे, यहां पर 0 लिखते थे। मैं बोल रहा हूं x1 मोल अपघटित हो चुके, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, a माइनस x1। एक टाइम ये ले लिया अपन ने। दूसरा टाइम मैं बोलूं T2 समय पर, T2 समय का मतलब जैसे इसके बाद में जो भी टाइम इंटरवल है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं x2 मोल अपघटित हो चुके, तो यहां पर कितने बचेंगे, a माइनस x2। इन दोनों T1 और T2 पर जो कंसंट्रेशन दी गई है, इसकी सहायता से अपन क्या निकाल सकते हैं, टाइम इंटरवल फॉर्मूले से K1 का कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं इसको लिखूं, अपन ने टाइम का फॉर्मूला देखा है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, T1 इक्वल टू 2.303 अपॉन K1 लो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, A अपॉन, अब बची कंसंट्रेशन T1 पर कितनी है, T1 पर अपन बोलेंगे A माइनस x1, तो ये समीकरण नंबर 1 कर दो इसको। फिर बोल रहा हूं मैं T2 समय का, तो यहां पर भी वही होगा 2.303 अपॉन K1, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, लो A अपॉन कितनी बची, x2, A माइनस x2। समीकरण 2 में से एक को घटा दो, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर घटाओ आराम से, T2 माइनस T1 2.303 अपॉन K1 लो A अपॉन A माइनस x2 माइनस 2.303 अपॉन K1 लो A अपॉन A माइनस x1। कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा है इसमें 2.303 अपॉन K1 कॉमन आ रहा है, बचा क्या, लो A माइनस x2 लो A माइनस x1। अपन ने तो एक फॉर्मूला देखा है, लो A अपॉन B इक्वल टू होता है लो A माइनस लो B। तो ये ऐसा ही तो है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना अपन आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर A माइनस x है, तो इसको तो A मान ले और इसको लोग B मान ले, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर T2 माइनस T1 समांतराल है, और समांतराल को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल T। और मैंने यहाँ पर बोला, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो लो। अब ये देखो क्या होगा, A माइनस x2 है, A माइनस x1, तो इसको ऐसे लिखेंगे अपन A अपॉन A माइनस x1, तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, A अपॉन A माइनस x2 मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा ऐसे, अगेन से बचा क्या, ये बच गया ना, A माइनस x1 A माइनस x2। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको मैं मान लू C1 और इसको मान लू मैं C2, कंसंट्रेशन आएगी कुछ तो आएगी, जो बचेगी वो जो वैल्यू अपन को पता चल जाएगी, डेल T इक्वल टू K1 लो
इसको मैंने लिया C1 और C2। तो इसकी सहायता से ये जो फॉर्मूला इसकी सहायता से अपन क्या निकाल सकते हैं, K1 को इधर ले आओ, डेल T को इधर ले जाओ, तो अपन K1 कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रेगुलर, इसको मैं यहां पर लिखूं अगर, तो क्या हो गया, K1 इक्वल टू 2.303, यहां समांतराल अपन को पता चल जाएगा और कंसंट्रेशन पता चल जाएगी, log C1 अपन C2। तो इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया के अंदर K1 को परिकलित कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, जहां C1 और C2, यहाँ पर क्या है, C1 और C2 क्या है, अभिकारकों की सांद्रताएं हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कंसंट्रेशन बोल रहा हूं मैं, C1 और C2 क्या है, अभिकारकों की कंसंट्रेशन है T1 और T2 समय पर। तो इस समीकरण की सहायता से K1 को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है इंटरवल फॉर्मूला। सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंटरवल फॉर्मूला क्या, अंतराल सूत्र क्या है, या कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाए तो उस न्यूमेरिकल को भी अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इसके लिए समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे अपन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया किसे बोलते हैं। अपन क्या बोलते थे कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं और कितनों की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, उनकी सांद्रता में जो परिवर्तन होता था, कितने अणुओं की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा। अपन बोल रहे हैं अगर एक अणु की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा तो अपन बोल देते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर दो अणुओं की सांद्रता पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है, अभिक्रिया की दर डिपेंड करती है, तो अपन बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया उसको बोलते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी एक अभिकारक एक जैसा और अभिक्रिया का वेग उसकी सांद्रता के वर्ग के समानुपाती हो। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रही हो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का दर अगर दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रही हो तो उस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर दो तरीके से अपन रिएक्शन करवा सकते हैं। एक रिएक्शन तो ये हुई A प्लस A इक्वल टू प्रोडक्ट, ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। मैं बोल रहा हूँ इसकी अभी इसकी ऊपर और इस दोनों की जो सांद्रता है, इसकी सांद्रता उसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड कर रहा है, तो ये भी एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुई। और एक है A प्लस B इक्वल टू प्रोडक्ट, ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब ये दोनों रिएक्शनों के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों रिएक्शनों में डिफरेंस ये है कि दोनों सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन तो है, परंतु इसमें एक जैसे अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं जबकि इसमें दो अलग अलग प्रकार के अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं। तो इन दोनों के लिए समाकलित वेग समीकरण अलग अलग होगा। अपने जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जब किसी भी अभिक्रिया के अंदर दो एक जैसे अभिकारक उपस्थित हो तो उनके लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होगा, उसका डेरिवेशन देखेंगे अपन। उसके बाद इसका भी डेरिवेशन देख लेंगे कि जब दो अलग अलग प्रकार के अभिकारक हो तो उनके लिए समाकलित वेग समीकरण कैसे निकाला जाता है। ठीक है गाइस, हम पहले आज बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर इस वाले की कि जब अभिकारक अणुओं की सांद्रता समान हो या अपन बोल देंगे दो एक जैसे अभिकारक भाग ले रहे हो तो उनके लिए अपन समाकलित वेग समीकरण ट्राई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखो ये जो अभिक्रिया मैंने लिखा A प्लस A प्रोडक्ट, ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता सीधा सीधा देगा वो इस अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, तो अपन को पता है यहाँ समाकलित वेग समीकरण सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर अपन ने लिखना सीख ली थी कि अभिक्रिया की दर को कैसे लिखा जाता है। अपन लिखते थे कि यहाँ पर लिखते हैं dx ओवर dt, इधर लिख देता हूँ, यहाँ से शुरुआत करता हूँ। अभिक्रिया की जो दर है उसको ऐसे लिखते थे dx ओवर dt, और यहाँ पर क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो सेकंड ऑर्डर अगर इसको आगे तक पहुंचाऊं मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं हम dx ओवर dt किस पर डिपेंड कर रही है, एक ही कंसंट्रेशन, या ऐसे भी लिख सकते हैं या इसकी कंसंट्रेशन पर। अब अपने यहां पर लिखना चाहते हैं, इसको जब हटाएंगे ये आएगा K2 A स्क्वायर। ये अब बात करते हैं कि कोई भी जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया के अंदर प्रारंभ की बात करते हैं, प्रारंभिक समय में T1 समय की बात करते हैं। तो यहां पर अपन लिखते हैं T बराबर 0 पर, जैसे इस अभिक्रिया को यहां लिख दूं तो यहां पर अपन बोल देते हैं A के 2 मोल है और 0।
t बराबर 0 पर, t बराबर t टाइम पर, कुछ समय बाद अपन बोलेंगे कि इसके x और x मोल अपघटित होकर x स्क्वायर मोल अपघटित होंगे, तो यहाँ पर जो मोल अपघटित होंगे इसको अपन लिखेंगे a माइनस एक्स और a माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अभिक्रिया की जो दर है t समय बाद, यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक ही जगह पर लिख देंगे, किस पर डिपेंड करेगा, तो अपन बोलेंगे इनकी कंसंट्रेशन, एक ही कंसंट्रेशन t समय बाद। तो यहाँ पर देखिए dt लिखा था अपन ने, तो यहाँ पर ये लिख देंगे अपन dx ओवर dt k2 a माइनस एक्स स्क्वायर की कंसंट्रेशन। ये जो समीकरण आया इसको अपन समीकरण 1 मान रहे हैं, और इस समीकरण 1 क्यों माने बोलेंगे अपन, यह है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण है, अवकलित वेग समीकरण है। K2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, वेग नियतांक है। अब अपन बात करते हैं यहां पर इस अभिक्रिया में, ये जो समीकरण है आगे इसका समाकलित वेग समीकरण निकालना, अपन को समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालते हैं वो देखो आराम से। अपन क्या करेंगे, ये जो समीकरण है इस समीकरण का समाकलन करते थे ना अपन, अब यहाँ पर मैं बोलूं अपन लिखते थे चरांकों को पृथक करने पर, सेपरेट द वेरिएबल्स, चरांकों को पृथक करने पर, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में x को ले लेंगे, k2 dt। अब ये देखो समीकरण नंबर 2, और अपन लिखते थे समीकरण 2 का समाकलन करने, इसका समाकलन करते हैं। तो देखो इसका समाकलन करने के लिए अपन मैंने फॉर्मूले बताए थे कि 1 अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन मैंने बताया था ln a माइनस एक्स, 1 अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर इसका हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स। अभी कैसे आता है, अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं, x की पावर n का अगर अपन समाकलन करें तो ये होगा फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1। यहाँ पर देखो इसका बता देता हूँ मैं एक बार, 1 अपॉन ये a माइनस एक्स है, इस a माइनस एक्स को x माना, तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया ना। अब मुझे इसका करना है तो अपन इसको ऊपर ले जाएं, x की पावर -2 हो गई, इसके लिए कैसे लिखेंगे इसको, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। यहां पर कितना बचा, x की पावर -1 और यहां नीचे -1। जब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x, एक माइनस पहले से ही है यहाँ पे, तो यहाँ पर -1 अपॉन x हो गया ना। तो इसका अपन क्या लिखेंगे, जैसे ये वाला आ गया, इसका क्या बचा, x क्या अपना a माइनस एक्स है। अब यहाँ पर मैंने माइनस भी लगा रखा और यहाँ माइनस है, तो मैंने बोला था कि जब किसी भी अपन उसका जब वेरिएबल्स का समाकलन करते हैं और उसके पीछे अगर माइनस साइन आ रहा हो तो माइनस साइन आगे आ जाता है, तो माइनस साइन आगे आएगा, यहाँ पर माइनस है, तो इस माइनस की वजह से जब एक माइनस आगे आएगा और एक माइनस पहले से ही है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका हो जाएगा माइनस ना आके क्या बोलेंगे तो 1 अपॉन a माइनस एक्स। तो इसका जो समाकलन होता है वो क्या होता है 1 अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे इसका जो समाकलन आएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स k2 t प्लस c, इसको दे दो समीकरण नंबर 3। यहाँ क्या है, c क्या है, समाकलन स्थिरांक, जहां c क्या है, समाकलन स्थिरांक। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब अपन क्या लिखते थे, कंडीशन लिखते थे, कंडीशन क्या लिखते थे, यहां पर लिखते थे ना, जब
x बराबर 0 हो तो t इक्वल टू 0। तो जहां x और t है वहां पर रखो 0। 1 अपॉन a माइनस 0 k2 0 प्लस c। तो c का मान क्या आ जाएगा, यहां से निकल गया 1 अपॉन a। 0 है, यहां पर बचा क्या, 1 अपॉन a तो बचा है, 1 अपॉन a। इस c का जो मान है समीकरण नंबर 3 में रखो। यहां पर c का मान समीकरण 3 में रखना। वन अपॉन a माइनस एक्स k2t प्लस 1 अपॉन a। अब क्या करने वाले हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक अपन k2 यहां से निकाल सकते हैं, यहां से भी आ जाएगा अपना, पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं अपन। यहां से एलसीएम लेते हैं a माइनस एक्स, डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, a बच जाएगा और यहाँ बचेगा a माइनस एक्स k2t। यहाँ क्या बचेगा, कट गया, s a माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बचा x a अपॉन a माइनस एक्स k2t। और अपन को पता करना है k2, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन t डॉट x a माइनस एक्स। ये क्या है ना, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है, समाकलित वेग समीकरण है। द्वितीय कोटि का समाकलित वेग समीकरण है। ये जो समीकरण नंबर 6 ये क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण ऑफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, वो क्या होगा, अपन को टाइम वाला फॉर्मूला निकाला था अपन ने, द्वितीय कोटि का समाकलित वेग समीकरण निकाला था, वहां पर टाइम वाला फॉर्मूला निकाला था। यहाँ क्या होता था, k2 1 अपॉन t x a माइनस एक्स। इस t को इधर ले जाते तो ये हो गया 1 अपॉन k2 x a माइनस एक्स। ये अपना क्या टाइम है, टाइम का फॉर्मूला हो गया। टाइम तो क्या होता है कि कौन सी अभिक्रिया कितने समय में पूरी हुई। हम बात कर रहे हैं टी हाफ की, कि किसी भी अभिक्रिया का टी हाफ क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया का अर्धायु काल क्या होता है। तो अपन क्या बोलते हैं, कोई भी अभिक्रिया की जो कंसंट्रेशन है, किसी भी अभिक्रिया की जो सांद्रता है, उस सांद्रता का आधा परिवर्तन हो जाए, या अपन बोल सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया को आधी कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल या टी हाफ कहलाता है। कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों की सांद्रता कितनी रह जाए, टोटल 100% तो 50% रहने के अंदर जो टाइम लगता है ना, कि 50% सांद्रता अपघटित होने में या 50% रिएक्टेंट अपघटित होने में लगने वाला समय अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है। अपन बोल सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की सांद्रता अगर आधी रह जाए और उस आधी रहने में जो लगने वाला जो समय है उसको अपन क्या बोलते थे, अभिक्रिया का टी हाफ बोलते हैं या अभिक्रिया का अर्धायु काल बोलते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की, तो ये बोला जाता है कि टी की जगह अगर अपन ये जो समीकरण नंबर 1 है, इस समीकरण 1 में टी की जगह अगर टी हाफ रख दें और एक्स की जगह a/2 रख दें तो अपना टी हाफ आराम से आ जाएगा। ये अपने निकाला तो समाकलित वेग समीकरण है। ये टाइम, इस टाइम में टी की जगह रख दो टी हाफ 1 अपॉन k2 डॉट एक्स की जगह मैंने क्या बोला, a/2 रखो। ये a है, a/2 रख दिया, सोल्व कर लो आराम से। वन अपॉन k2, देखो इसमें यहाँ a है मल्टीप्लाई में, इस a में से a गया, आधा a गया, सॉरी a/2 है ना, तो ये बोला जाता है ना, एक a में से आधा a जाए तो क्या बचेगा, आधा a बचेगा। a में से a-2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस हाफ ही तो बचेंगे। एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ही तो बचेगा। तो यहाँ पर भी तो ये पूरा a, पूरे a में से इस आधे a को घटा देंगे तो क्या बचेगा, आधा a बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं a/2
और यहाँ पर a मल्टीप्लाई a/2, क्या बचा a/2, और अपन को पता है कि ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी तो कट जाती है, तो ये काट दो इसको, a/2 से a/2 काट दो, बचा क्या 1/k2 डॉट 1/a। तो ये जो फॉर्मूला है समीकरण नंबर 2, ये क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल है। ये क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल है, T½ है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल T½ अर्ध आयुकाल। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, आप लोग इस फॉर्मूले को आराम से देखो, T½ इक्वल टू 1/k2 डॉट 1/a। तो ये बोला जाता है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में जो अर्ध आयुकाल होता है उसका जो मान होता है क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता a है ना, इसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपन लिख सकते हैं यहाँ पर T½ एक तरह से क्या होगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का 1/a। पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि कौन उस अभिक्रिया का ऑर्डर बताओ जिसके अंदर अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता और T½ की व्युत्क्रमानुपाती होती है, कौन सी होती है, तो अपन बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है जिसके अंदर अभिक्रिया का T½ उसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये अपन सेकंड ऑर्डर का T½ देख लिया। अब एक बार अपन बात कर लेते हैं मात्रक, अपन निकाल हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का अगर मात्रक अगर निकालना आपको, यूनिट्स निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, सीधे सीधा फॉर्मूला कैसे आता है मैंने बता दिया था आप लोगों को, पर अभी तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि किसी भी अभिक्रिया की अगर ऑर्डर निकालना हो अपन, यूनिट निकालनी, मोल अपॉन लीटर, ये बताया था मैंने, मोल अपॉन लीटर n माइनस 1 - n सेकेंड इनवर्स, या अपन बोल सकते हैं यहाँ पर टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। अगर यहां पर n क्या है, n अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है। अगर देखो अपन को यूनिट निकालनी है, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट निकालनी है, शून्य कोटि अभिक्रिया की यूनिट निकालनी है, शून्य कोटि अभिक्रिया की यूनिट, तो कैसे निकालेंगे, मोल अपॉन लीटर 1 - 0 इक्वल टू टाइम इनवर्स। तो क्या होगा इसकी यूनिट, मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। अब टाइम आवर में भी दिया जा सकता है, सेकंड में भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, टाइम की जगह सेकंड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपन बात करें प्रथम कोटि की अभिक्रिया की यूनिट की, तो प्रथम कोटि की क्या लिखेंगे, मोल अपॉन लीटर 1 - n की जगह क्या करते हैं, यहाँ पर जो फॉर्मूला बंद कर दें, टाइम इनवर्स, और अपन को पता है कि 1 - 1 किया तो 0, और किसी की भी पावर 0 तो उसका मान हो जाता है 1, तो यहाँ पे ये तो हट गया, बचा टाइम इनवर्स। ये क्या होगी, द्वितीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया की यूनिट होगी। इसी प्रकार से अगर बात करनी हो तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अगर यूनिट पता करनी हो तो कैसे निकालेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की यूनिट, या का मात्रक यूनिट निकालना, तो कैसे लिखेंगे अपन, मोल अपॉन लीटर 1 - 2 टाइम इनवर्स। तो 1 - 2 का मतलब पावर माइनस में गई, तो इसको लिख देंगे अपन, ये कैसे होगा, मोल पे क्या आएगी, मोल इनवर्स, लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर पे इनवर्स नहीं आएगा भाई, और टाइम इनवर्स। तो ये यूनिट अगर दी रखी हो तो उस यूनिट के आधार पर भी अपन किसी भी अभिक्रिया का ऑर्डर निकाल सकते हैं। पूछ लेगा यूनिट देकर, या किसी भी अभिक्रिया का K2 दे रखा हो और उस K2 के अंदर यूनिट दे रखी हो, उस यूनिट से अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यूनिट देगा और यूनिट देकर पूछेगा कौन से ऑर्डर की रिएक्शन। तो अपन देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर यूनिट दे रखी हो, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, टाइम की जगह सेकंड हावर कुछ भी दे सकता है वो, तो वो जो यूनिट होगी अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर इसकी जो यूनिट होगी उसको अपन क्या बोल देंगे, ये दे रखा तो जीरो ऑर्डर होगी, टाइम इनवर्स सेकंड इनवर्स कुछ भी दे रखा हो, टाइम इनवर्स दे रखा हो ओनली, तो अपन बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर के मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स दे रखा तो अपन बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की
यूनिट है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है गाइस, थैंक यू।